अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस देखी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग हमारी जो बाकी दो टाइप्स की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टाइप्स की रिएक्शन, और इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनली आपके बोर्ड एग्जाम्स में इन्हीं दोनों रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने पॉसिबल रिएक्शंस है, जितने एग्जाम्पल्स है, मैं सभी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ना एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है। मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल ना एक कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है, तो मेरे पास रिएक्शन हो जाती है। और उसके हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज भी देखी थी, है ना, फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी याद करने की, काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है, एंड देन हाइड्रोजन, एंड देन बाकी के हमारे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाले मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने देखा था कि जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल वाले की जगह ले ले, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है बच्चों मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल एक कम रिएक्टिव वाले मेटल की जगह ले रहा था, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि कोई ज्यादा रिएक्टिव है कोई कम रिएक्टिव है। बस इसके केस में क्या होता है, दो मेटल्स होते हैं, दोनों अपनी पोजीशंस को बदल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बेरियम क्लोराइड है, या छोड़ो इसको, छोड़ो, पहले हमने देखा था जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे ना केमिकल रिएक्शन की, तो उसमें हमने एक रिएक्शन देखी थी कि अगर मैं लेड नाइट्रेट लूं, अगर मैं लेड नाइट्रेट लूं, उस लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करूं, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करूं, तो होता क्या है, लेड आयोडाइड की प्रेसिपिटेट बन जाती है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट निकल जाता है, ठीक है। लेड आयोडाइड की प्रेसिपिटेट बन जाती है और पोटेशियम नाइट्रेट अलग निकल जाता है, ठीक है। ये तो मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी, अब इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखती हूँ। तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। तो जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराती हूँ Ki के साथ, तो बनता है PbI2 प्लस 2KNO3। क्या बनता है, PbI2 और 2KNO3। इसमें ये जो मेरे पास PbI2 होता है, इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है। अब इसको मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे रिलेट करूंगी, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने ना इनिशियली एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, किसका, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस का, ठीक है। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस का। फिर मैंने एक और एक्वस सॉल्यूशन बनाया, किसका, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki का, ठीक है। दो सॉल्यूशन बनाए मैंने, एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया, दूसरा Ki का सॉल्यूशन बनाया, और दोनों ही बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन थे, बिल्कुल क्लियर, जैसे पानी होता है ना उसी तरीके के थे। लेकिन मैंने बनाया है तो मुझे पता है कि एक सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट का है और एक सॉल्यूशन Ki का है। फिर मैंने क्या किया, Ki का सॉल्यूशन उठाया और लेड नाइट्रेट में डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने Ki के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट में डाला, तो मैंने देखा कि इस तरीके का, फिगर में देख सकते हो, इस तरीके का येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस था, वो अलग होने लग गया, वो सेपरेट होने लग गया। और अगर मैं अपनी टेस्ट ट्यूब को शेक भी कर रही हूँ ना, अभी भी वो घुल नहीं रहा है, अभी भी वो मिक्स नहीं हो रहा। यानी कि जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो एक प्रेसिपिटेट बनने लगा, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनने लगा, ठीक है। तो एक प्रेसिपिटेट बना। अब ये प्रेसिपिटेट क्यों बना, एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो देखो, सबसे पहले ना मेरे पास क्या था, रिएक्टेंट्स थे बच्चों, मेरे पास रिएक्टेंट ने मेरे पास कौन से थे, लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन था, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ AQ। लेड नाइट्रेट को मैंने पानी में डाला तो उसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। और मेरे पास Ki का सॉल्यूशन था, Ki का एक्वस सॉल्यूशन था, ठीक है। अब देखो, ये जो लेड नाइट्रेट है ना, इसमें प्रेजेंट है Pb2+ आयन
और 2 NO3 माइनस आयन, 2 नाइट्रेट है ना, तो Pb पे +2 होगा तभी तो 2 नाइट्रेट आयंस का -2 और +2 बैलेंस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही Ki में होता है K+ आयन और I- आयन, तो मेरे पास 2 K+ आयन है और 2 I- आयन है क्योंकि मैंने Ki लिया है, ठीक है। तो पहले मेरे पास ये जो लेड 2+ आयन था ना वो नाइट्रेट के साथ था, फिर मेरे पास जो K+ आयन था वो आयोडाइड के साथ था। लेड 2+ आयन नाइट्रेट के साथ था, K+ आयन आयोडाइड के साथ था। अब जैसे ही दोनों को मैंने मिक्स किया ना, इन कैटायंस ने अपनी जगह बदल ली, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली। कैसे एक्सचेंज कर ली? ये जो लेड 2+ आयन है ये अब 2 आयोडाइड के साथ चला गया और जो मेरे पास 2 नाइट्रेट आयन है ये 2 नाइट्रेट आयन अब एक दूसरे के पास चले गए, है ना। यानी कि K+ और NO3- अब साथ में चले गए, यानी कि NO3- के पास पहले तो लेड 2+ था, अब लेड 2+ नहीं है, अब कौन है? K+। और लेड 2+ के पास क्या चला गया? I- चले गए 2, तो जब ऐसा हुआ तो बन गया KNO3 और PbI2। क्या बन गया? KNO3 और PbI2, ठीक है। मतलब कि हुआ क्या, पहले लेड नाइट्रेट में लेड NO3- के पास था और पोटेशियम आयोडाइड के पास था, अब इन्होंने अपनी जगह बदल ली। लेड जो है वो आयोडाइड के साथ चला गया और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ चला गया और कुछ नए तरीके की प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो गई। ऐसी रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट में हो क्या रहा है, जो दोनों के दोनों कैटायंस है ना वो अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं, दोनों के दोनों आयंस अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं, ठीक है। पहले लेड 2+ किसके साथ था? नाइट्रेट आयन के साथ, और पोटेशियम प्लस आयोडाइड के साथ था। अब लेड 2+ आयोडाइड के साथ चला गया तो लेड आयोडाइड बन गया, और ये जो लेड आयोडाइड था यही था मेरे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस जो मुझे बनता हुआ रिएक्शन में दिखा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है और 2 मेटल आयन की डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। 2 मेटल आयन की डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। उसके अलावा आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो आयनिक नेचर की होती है। कैसी होती है? आयनिक नेचर की होती है। और क्योंकि आयनिक नेचर की और आयंस एक दूसरे के पास जाएंगे और जल्दी से जाके अटैच हो जाएंगे, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स इनके बारे में जरूर याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयनिक नेचर की होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब इसको मैं लिखती हूँ, लिखता कैसे है? पहले मेरे पास एक लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन था, ठीक है, और मेरे पास Ki का एक्वस सॉल्यूशन था। जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो लेड आयोडाइड का बना क्या? अब ये सॉलिड सब्सटेंस था, तो ब्रैकेट में लिख देंगे सॉलिड, प्लस मेरे पास क्या बना? प्लस मेरे पास क्या बना? KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन या बैलेंस करने के बाद ये PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, 2 Ki होंगे और 2 KNO3 बन जाएंगे, और ये जो KNO3 होगा इसका तो एक्वस सॉल्यूशन होगा ही। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों मेटल आयन अपनी पोजीशन को बदले वो कहलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, Na2SO4 का सॉल्यूशन लिया और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन था पानी के जैसा, और मैंने एक और सॉल्यूशन लिया बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो रिएक्शन लिखती हूँ
Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, और फिर मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। तो अब ये बताओ जब इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जब Na2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन को मैं मिक्स करूंगी बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो किन किन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी? बस इतना बता देती हूं कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो। दो सॉल्यूशन पहले क्लियर थे, लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स किया तो एक वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस अलग होने लग गया, तो मेरे पास एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ ये जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करने पर वो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? ठीक है, वो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हाँ जी, तो देखिए बेरियम क्लोराइड में अब कौन कौन से आयंस है? बेरियम 2+ और 2Cl-। ठीक है, बेरियम 2+ और 2Cl-। ठीक है, Na2SO4 क्या है? Na+, 2 Na+ है और एक सल्फेट आयन है। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो पहले बेरियम 2+ 2 क्लोराइड आयन के साथ है और 2 सोडियम प्लस सल्फेट आयन के साथ है। अब कुछ भी नहीं करना, बस इनकी जगह एक्सचेंज कर दो। बेरियम 2+ को सल्फेट के पास भेज दो और जो Na+ है ना उनको Cl- के पास भेज दो, तो क्या बन जाएगा? BaSO4 बन जाएगा और साथ में बन जाएंगे 2 NaCl। चार्ज का जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, बेरियम 2+ SO4 2- बैलेंस है, Na+ Cl- बैलेंस है। ठीक है, तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। क्या होता है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट NaCl नहीं है, प्रेसिपिटेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था क्या मैम सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है? नहीं, सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक HCl का सॉल्यूशन है, मेरे पास एक HCl है और मेरे पास NaOH है। मेरे पास क्या है? NaOH है। ठीक है, दोनों को मैंने मिक्स किया तो होगा क्या? पहले H+ Cl- के पास है, Na+ OH- के पास है। अब इन दोनों को चेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों को चेंज कर दो, जगह बदल दो इनकी। Na+ को Cl- के पास भेज दो और H+ को OH- के पास भेज दो, तो बन जाएगा क्या? NaCl और वाटर। अब ये NaCl जो बना, ये जो मेरे पास NaCl बना, ये NaCl एक सॉल्ट है। ठीक है, ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। एक मैंने HCl लिया, एक मैंने NaOH लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो NaCl जो होगा ना वो पानी में घुला हुआ होगा। ठीक है, पानी में घुला हुआ होगा, वो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है। अब ये जो चार्जेस है ना, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था। आपने 9th क्लास में एक टेबल होगी 9th क्लास की NCERT में, उसमें सारे आयंस के सारे कैटायंस के चार्ज गिवन है, तो उसे जाके वहां से याद कर लो, अपने आप इजीली आप उनके फॉर्मूलाज बता सकते हो। ठीक है, अब एक और रिएक्शन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको ही बताना है आंसर, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लिया, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया और AgNO3 के सॉल्यूशन के अंदर मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो जल्दी से बताइए कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका कलर क्या होगा? ठीक है, उसका कलर क्या होगा? जल्दी से बताइए। अभी बताया मैंने चार्ज कैसे पता लगेगा, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक टेबल दी थी और वो टेबल 9th क्लास की NCERT में भी गिवन है। उसमें हर कैटायन के हर के कैटायन के चार्जेस है, तो उन चार्जेस को एक बार अच्छे से आपको पता चल जाए, देन आप सारे फॉर्मूलाज और इक्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, जब मैं सिल्वर नाइट्रेट को और NaCl को मिक्स करूंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? और उसके अलावा जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस जो प्रेसिपिटेट बनेगा, उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा? प्रेसिपिटेट का कलर
क्या होगा। बहुत बार बता दिया मैंने चार्ज कैसे बनेगा, तो इसलिए बार बार मत पूछो, जाके पढ़ो। AgNO3 और NaCl की जब हम रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास होगा क्या, यहाँ पे Ag प्लस है, NO3 माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। तो पहले तो Ag प्लस Na प्लस के साथ है, फिर Ag प्लस NO3 माइनस के साथ है, अब वो Ag प्लस Cl माइनस के साथ चला जाएगा, और जो Na प्लस है वो NO3 माइनस के साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा और साथ में NaNO3 बन जाएगा। और बताओ AgCl की प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है और AgBr की प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि AgCl के प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है और AgBr के प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है। बिल्कुल सही बोला, AgCl जो होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और उसके अलावा जो AgBr होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बहुत बार बता चुकी हूं मैं ये। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड लूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 का एक एक्वा सॉल्यूशन लूँ और उस AlCl3 के एक्वस सॉल्यूशन में मैं NH4OH डालूं, उस AlCl3 के एक्वस सॉल्यूशन में मैं NH4OH डालूं, तो जल्दी से बताइए कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। AlCl3 के अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन डालूं, तो जल्दी से बताइए कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। अब कलर आपको पता नहीं चल सकते, कलर आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत बार कलर बता चुकी हूँ ये, ठीक है। तो AlCl3 के एक्वस सॉल्यूशन को अगर मैं NH4OH के एक्वस सॉल्यूशन में डालूं तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब देखो AlCl3 के अंदर प्रेजेंट है एल्यूमिनियम 3+ आयन और 3 Cl- आयन, एक एल्यूमिनियम 3+ आयन और 3 Cl- आयन। अब NH4OH में प्रेजेंट है क्या, NH4+ आयन और OH- आयन, है ना। तो देखो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, गलत बोल रहे हो, AlOH नहीं बनेगा, समझने की कोशिश करो क्या बनेगा। अब देखो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और 3 Cl- आयन्स है, NH4OH में NH4+ है और एक OH- आयन है ना। अब एल्यूमिनियम के +3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए, अब अगर एल्यूमिनियम को इधर OH- के साथ जाना है तो एल्यूमिनियम पे +3 है तो मेरे पास 3 OH- होने चाहिए ना, है ना। देखो एल्यूमिनियम पे +3 है, अगर 3 OH- होंगे तभी OH नेगेटिव चार्ज -3 होगा और पॉजिटिव चार्ज +3 होगा, है ना, तभी तो बैलेंस होएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस। और अगर मुझे 3 OH- चाहिए तो मुझे अपने NH4OH भी तो 3 लेने पड़ेंगे, मुझे अपने NH4OH भी 3 लेने पड़ेंगे, तो इसीलिए 3 NH4OH मुझे डालने पड़ेंगे जिससे मुझे 3 OH- मिलेंगे और इन 3 OH- पे -3 चार्ज होगा जो कि एल्यूमिनियम के +3 चार्ज के साथ कंबाइन करेगा और ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा AlOH होल थ्राइस। अब देखो यहाँ पे 3 Cl- थे, यहाँ पे 3 NH4+ थे, तो 3 NH4+ और 3 Cl- क्या बना देंगे, 3 NH4Cl। और ये जो AlOH होल थ्राइस होता है इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या थी कि AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, NH4OH का एक्वस सॉल्यूशन लिया और दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मैंने मिक्स कर दिया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बन गई और NH4Cl अलग से निकल गया, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं बताने वाली हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना उसको, ठीक है। क्या रिएक्शन है कि मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया और उस सोडियम कार्बोनेट, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट था ना ये सॉलिड था, ठीक है, एक मैंने एक ऐसे टेस्ट ट्यूब सी ली, उसमें सोडियम कार्बोनेट लिया, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट,
और उस सॉलिड सोडियम कार्बोनेट में मैंने HCl का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, उसमें मैंने HCl का सॉल्यूशन डाल दिया। तो बच्चों एक बात याद रखना, जब भी आप कार्बोनेट्स के अंदर HCl का सॉल्यूशन डालते हो ना, तो हमेशा CO2 गैस और H2O निकलता है, ठीक है, CO2 गैस और H2O निकलता है। अब ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। तो मुझे बताओ, जब हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर HCl डालेंगे तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से आयंस देखने पड़ेंगे एंड देन आयंस का एक्सचेंज कराना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब देखो Na2CO3 में आपके पास 2 Na+ आयन है और आपके पास एक CO3 -2 माइनस आयन है, क्योंकि +2 -2 चार्ज 0 हो जाएगा ना। और एक आपके पास H+ है और दूसरा आपके पास Cl- है, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है? मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करानी है। तो मुझे क्या करना है? Na+ को भेजना है Cl- के पास और CO3 2- को भेजना है H+ के पास। इस तरीके से मुझे एक्सचेंज कराना है ना। तो अब देखो, जब CO3 2- है, जो कार्बोनेट आयन है उस पर -2 चार्ज है, यानी कि उसे कितने H+ चाहिए? उसे 2 H+ चाहिए। तो 2 H+ कब मिलेंगे? जब मैं 2 HCl लूंगी, तभी तो उसमें 2 H+ और 2 Cl- मिलेंगे ना, वरना उसे 1 H+ मिलता। तो CO3 2- पे -2 चार्ज है, तो उस -2 को बैलेंस करने के लिए +2 चाहिए और +2 मिलेंगे 2 H+ से, है ना। तो क्या बन जाएगा? 2 H+ और CO3 2- साथ में, तो ये मिलके बना लेंगे H2CO3। क्या बना लेंगे? H2CO3, ठीक है। अब 2 Na+ और 2 Cl-, 2 Na+ और 2 Cl- मिलके क्या बना लेंगे? 2 NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2 NaCl बना लेंगे। तो प्रोडक्ट्स क्या बने? H2CO3 बना और NaCl बना, है ना। अब इस H2CO3 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये जो देखो H2CO3 होता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब ये स्टेबल नहीं होता, ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो H2CO3 होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है जल्दी से, किस में? H2O में और CO2 में। किस में ब्रेक हो जाता है? H2O में और CO2 में। ये स्टेबल नहीं होता, है ना। तो मतलब कि जब मैंने सोडियम कार्बोनेट के अंदर HCl डाला तो मेरे पास बना H2O, CO2 और साथ में बना NaCl। क्या बना? H2O, CO2, NaCl। ये H2O, CO2 मुझे कहाँ से मिला? H2CO3 से। बेसिकली हुआ क्या? 2 H+ कार्बोनेट के साथ H2CO3 बना गए और Na+ जो है वो Cl- के साथ NaCl बना गए। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि ये जो मेरे पास CO2 गैस निकली है, ये जो मेरे पास CO2 गैस इवॉल्व हुई है, अगर इस CO2 गैस को मैं लाइम वाटर से, किससे? लाइम वाटर से पास कराऊं। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बात बताया है मैंने। तो अगर मैं इस CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराऊं, यानी कि लाइम वाटर से पास कराऊं, तो लाइम वाटर से पास कराने पर क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में वाटर निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका केमिकल नेम बताओ कि इसका केमिकल नेम होता क्या है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये वाइट कलर का सॉलिड होता है। केमिकल नेम मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या होता है। तो जैसे ही मैंने लाइमस्टोन में से ना CO2 को पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि वाइट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। अब अगर मैं इस CO2 गैस को एक्सेस में पास कराती, कैल्शियम कार्बोनेट तो मैंने लिखा ही है, इसका केमिकल नाम पूछा है मैंने, ठीक है। केमिकल नेम भी तो होता होगा इसका कुछ।
जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर बोल रहे हैं, है ना। तो जब मैं क्या करती हूँ, इसी कैल्शियम कार्बोनेट से अगर मैं फिर से CO2 पास कराती हूँ ना, CO2 पास कराती हूँ तो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं ना, ये होते हैं HCO3-, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये सॉलिड नहीं होता, ये क्या होता है? सॉल्यूबल हो जाता है पानी में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्यूबल हो जाता है, जिस वजह से मुझे वो प्रेसिपिटेट नहीं मिल पाता, है ना। मुझे जो प्रेसिपिटेट मिला था ना पहले कैल्शियम कार्बोनेट, जब मैंने एक्सेस में CO2 पास कराई तो वो प्रेसिपिटेट गायब हो गई, वो गुम हो गई। क्यों गुम हो गई? क्योंकि वहां पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने बहुत सही नाम बोला, बहुत सही, कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। अब देखो, अब कहने का मतलब ये था, दोबारा से बताती हूँ इस कहानी को कि क्या मैं कहना चाहती थी। मेरे पास पहले सोडियम कार्बोनेट था, ठीक है। उस सोडियम कार्बोनेट में मैंने डाला HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। जब मैंने HCl का सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट के केस में डाला तो बना NaCl, CO2 गैस निकली और वाटर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस CO2 गैस को, जो इसमें से CO2 गैस निकल रही थी ना, मैंने उस CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही मैंने पास कराया तो मिल्कीनेस से आने लगी सॉल्यूशन में, वाइट कलर की मिल्कीनेस आने लगी, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन वाइट कलर का हो गया, ठीक है। और वो वाइट कलर का क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली CO2 उसमें से पास कराती जाऊं तो व्हाइट कलर की जो प्रेसिपिटेट बनी थी वो गायब हो गई। वहां से जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था वो वहां से गायब हो गया। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट कहाँ गया? तो बेसिकली अगर मैं एक्सेस ऑफ CO2 पास कराती हूं तो एक्सेस ऑफ CO2 पास कराने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट नहीं होता, जो कि सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। इस वजह से मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही तो स्लेक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनने की वजह से वो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो गई। तो आप देख सकते हो ये जो पहली रिएक्शन थी, ये रिएक्शन भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, और ये जो दूसरी रिएक्शन थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। तो ये दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश करूंगी दोबारा से। क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा, इफ वी हैव सोडियम कार्बोनेट एंड इफ वी ऐड डाइल्यूट HCl टू द सोडियम कार्बोनेट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, और गैस कौन सी बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हेन दिस गैस इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम उस गैस को पास कराते हैं, CO2 को पास कराते हैं, तो एक सब्सटेंस बनता है, एक सॉलिड सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, है ना। और जब उसको हम एक्सेस में पास कराते हैं तो वो टर्बिडिटी, वो मिल्कीनेस खत्म हो जाती है। तो वो मिल्कीनेस इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइकार्बोनेट एक सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। तो ये क्वेश्चन जनरली आपके बहुत से बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ काफी सारे एग्जाम्पल्स थे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयनिक नेचर की होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने आपको सभी यहाँ पे बताए। अगला है मेरे पास, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, रिडक्शन का क्या मतलब है?
दोनों को ना मैं अलग अलग डिस्कस करने की कोशिश करूंगी, मतलब डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। दोनों ना अपोजिट होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के, तो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, पहले इनका जो टर्म्स है ना, टर्म्स का मतलब समझ लो कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है और रिडक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड करना। अब ऑक्सीजन को अगर ऐड कर रहे हैं तो मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो मतलब कि ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, और रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना। ठीक है, अभी मतलब क्या है इनका थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो उसके लिए एक एक्टिविटी करी हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने ना कॉपर पाउडर लिया। ठीक है, हम लोगों ने कॉपर का मेटल जो होता है ना, कॉपर मेटल, उस पाउडर लिया कॉपर मेटल का, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने उस कॉपर मेटल को ऐसे कटोरे में लिया और उसको जाके मैंने बर्नर के ऊपर रख दिया। मतलब बर्नर क्या होता है? गैस स्टोव। जैसे गैस स्टोव होता है ना घरों में, वैसे लैब्स में बर्नर होता है, उस पर रख दिया। तो हुआ क्या, बर्नर को ऑन किया तो जो कॉपर पाउडर था वो जलने लगा। ठीक है, वो जलने लगा, वो बर्न होने लगा, उसको ऑक्सीजन गैस मिल रही है क्योंकि एयर भी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो कॉपर पाउडर पहले रेड ब्राउन कलर का था, जैसे ही उसको मैंने बर्नर में रखा, उसको जलाया, वो कॉपर पाउडर ना ब्लैक कलर का बन चुका है। किस कलर का बन चुका है? ब्लैक कलर का बन चुका है। तो उसके ब्लैक कलर का होने का रीजन क्या है? ठीक है, उसके ब्लैक कलर का होने का रीजन क्या है? तो बेसिकली होता क्या है, पहले मेरे पास कॉपर पाउडर था, जैसे ही मैंने उस कॉपर पाउडर को बर्नर के ऊपर रखा और एयर पास हुई वहां से, तो कॉपर पाउडर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन हुई, रेड कलर का कॉपर मेटल ब्लैक कलर के कॉपर मेटल में बदल गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीजन का एडिशन कराना कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब दो और टर्म्स आती है यहाँ पे, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन मतलब उस एटम के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का ऐड कराना। अब जो एडिशन कराए, ठीक है, जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराए वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो ऑक्सीजन का एडिशन करा रहा है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है वो होता है ऑक्सीडेशन। वो उस एलिमेंट का होता है ऑक्सीडेशन। अब फिर से चलते हैं उस एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे देखो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है इसके केस में? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कॉपर और एडिशन करा कौन रहा है? ऑक्सीजन खुद ही तो एडिशन करा रहा है ना। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करा रहा है। तो यहाँ पे कॉपर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो ऑक्सीजन बेसिकली ऐड करा रहा है ना, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन कराना या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल कराना। ठीक है,
अब देखो, जो हाइड्रोजन का एडिशन कराए, जो हाइड्रोजन का एडिशन कराए वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब समझना कैसे है, पता कैसे लगाए, उसका एक छोटा सा तरीका बताऊंगी, तो अगले एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब जब कॉपर से मैंने ऑक्सीजन गैस को पास कराई तो कॉपर ऑक्साइड बना जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो जो सॉल्ट था ना मेरा वो ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, अब देखो, अब उस कॉपर ऑक्साइड से ना, अब अगर मैं ऑक्सीजन ना पास करा के मैं उसमें से हाइड्रोजन को पास कराऊं तो बनता है कॉपर और बन जाता है वाटर। कॉपर यानी कि जो पहले ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिला था ना, अब उसमें से अगर मैंने हाइड्रोजन गैस पास करा दी तो क्या बन जाता है? वापस से रेड ब्राउन कलर के कॉपर की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में वाटर बन जाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस एक ही रिएक्शन के थ्रू आप समझ जाओगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो देखो, कॉपर ऑक्साइड जो है ना, उसको मैं थोड़ा और क्लियरली लिखने की कोशिश करती हूँ। देखो, कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यानी कि अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं ना। तो इसीलिए कॉपर ऑक्साइड की हो गई रिडक्शन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गया। अब ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? रिडक्शन किसकी हुई है ना। इसको प्रोडक्ट में मत देखना कभी भी, हमेशा रिएक्टेंट का बताना होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की तो होती है ना ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। अब प्रोडक्ट तो बना है ना बाद में। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और कॉपर बना है, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड की हुई रिडक्शन। ठीक है, और आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन किस में बदला है? वाटर में। हाइड्रोजन बदला है वाटर में, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हाइड्रोजन की हुई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड की तो हुई है रिडक्शन और हाइड्रोजन की हुई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आपको ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचानना है। तो पहले इतना याद रख लो बस कि जिसकी रिडक्शन होती है ना वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसकी रिडक्शन हो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना ध्यान रखो, मतलब कि पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचान लो एंड देन रिडक्शन वाले को बोल दो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड देन ऑक्सीडेशन वाले को बोल दो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो, अब ये बता तो दिया मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अब समझने की कोशिश करो। देखो, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करा रहा है ना, तभी तो मैंने बोला कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन को दे रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड करा रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन किस में ऐड हो रही है? और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना वो खुद वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि खुद वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है। तो एक तरीके से ऑक्सीजन को वो हाइड्रोजन दे रहा है ना, तो इसलिए कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस देख लो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो वो रिडक्शन और रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन हुई थी इसलिए कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई थी इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो बस आपको इतना सा काम करना है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख के चलते हैं। देखो, अब इसमें मैं नहीं बताऊंगी, इसमें आप बताओगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो जब मैं जिंक ऑक्साइड लेती हूँ, और जिंक ऑक्साइड जो होता है ना वो वाइट कलर का होता है, उसमें मैं ऐड करती हूँ कोक। ठीक है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम लोग कोक भी बोलते हैं, तो बन जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाता है? जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन होगी
और किसकी रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है, और कोक की ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी तो मैंने बोला प्रोडक्ट को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है। सिर्फ दो चीजों को देखो, एक जिंक ऑक्साइड को, एक कार्बन को। मैं जानती हूँ बच्चे ये बहुत मिस्टेक करते हैं, प्रोडक्ट को देख के बताते हैं। प्रोडक्ट को नहीं देखना, सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है, जिंक ऑक्साइड को देखना है और कोक को देखना है ना। तो आप देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल रहा है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो यानी कि जिंक ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और जो कोक है ना, कोक के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसलिए कोक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब देखो, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो तो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हुई वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है, हमें इसमें बताना है। सबसे पहली रिएक्शन देखो, MnO2 की रिएक्शन अगर मैं 4 HCl के साथ कराऊं तो बनता है क्या, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। तो इसमें मुझे खुद जल्दी से बताइए कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी। MnO2 की रिएक्शन जब मैं HCl के साथ कराती हूँ तो बनता है Cl2 और वाटर। जल्दी से बताइए, मैं समझाऊंगी फिर इसको, किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी। तो देखो, दो ही चीज़ों को देखना है, एक तो आपको MnO2 को देखना है और दूसरा आपको HCl को देखना है। ठीक है, एक MnO2 को देखना है और एक HCl को देखना है, और उसी अकॉर्डिंग बताना है किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी। ठीक है, मैंगनीज को क्यों देख रहे हो, MnO2 की बात होगी, मैंगनीज की बात नहीं करेंगे, MnO2 की बात करेंगे। तो देखो, MnO2 किस में बदल रहा है, MnCl2 में बदल रहा है ना, तो ऑक्सीजन तो गायब हो गया MnO2 में से, यानी कि MnO2 की क्या हुई, रिडक्शन हुई। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, और देखो HCl किस में बदल गया, Cl2 में बदल गया। HCl किस में बदल गया, Cl2 में से, यानी कि HCl में से हाइड्रोजन निकल गया। तो अगर हाइड्रोजन निकलता है तो भी वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। MnO2 MnCl2 में बदला, यानी कि ऑक्सीजन उसमें से गायब हो गया। ऑक्सीजन का गायब होना क्या कहलाता है, एक सेकेंड, हाँ, तो ऑक्सीजन का गायब होना कहलाता है रिडक्शन, तो MnO2 की हुई रिडक्शन। और HCl में से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए HCl की हुई ऑक्सीडेशन। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं Fe2O3 में एल्यूमिनियम डालूं तो बनता है क्या, Al2O3 प्लस Fe। तो अब बताओ जल्दी से, Fe2O3 और एल्यूमिनियम दोनों में से किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी, जल्दी से बताइए। Fe2O3 की, एल्यूमिनियम की किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी, जल्दी से बताइए। Fe2O3 और एल्यूमिनियम की रिएक्शन हुई तो Al2O3 बना और आयरन बना। तो अब ये बताना है Fe2O3 की ऑक्सीडेशन हुई या फिर Al की ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई। तो सिंपल सी बात है, बस देख लो, Fe2O3 बदला आयरन में, यानी कि Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना यानी कि रिडक्शन, तो Fe2O3 की हुई रिडक्शन। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्या हो गया, Al2O3 में बदल गया,
इसलिए ए एल्यूमिनियम की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिसकी रिडक्शन हो रही है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। लेकिन अभी भी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हम लोग बताते हैं, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो उसको मैं अगली क्लास में लूंगी। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की ना कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी होती है हमारी डेली लाइफ में, उसको भी मैं अगली क्लास में लूंगी। तो अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें हम लोग बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी। और ये जितनी भी रिएक्शंस बताइए ना, वो सब आपको उस तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। एंड उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।